तो लास्ट टर्न पे तो क्या, वो लास्ट टर्न पे हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, और स्टार्ट कर दिया था, बोला था कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में एक तो बोला था स्टेबल, दूसरा बोला था अनस्टेबल, और तीसरा बोला था न्यूट्रल। स्टेबल में बोला था कि अगर पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करते तो क्या बोलेंगे, स्टेबल। और अगर पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन से अवे मूव करती तो क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। और जो थर्ड केस हो गया वो हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या था कि अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है और पार्टिकल वहीं पे बनी हुई तो उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं एनर्जी के केस में, जैसे मान लो अगर स्टेबल और अनस्टेबल में देखना हो तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होती है उसमें जो पोटेंशियल होती है वो मिनिमम होती है, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये बात हम बोल। वैसे भी किसी सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए समान क्वेश्चन गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी तुमने निकाला है 2 पॉइंट पे, एक जगह पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है और एक जगह क्या आ रही है, मिनिमम। तो मिनिमम वाले पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या बोल सकते हैं, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पॉइंट होगी। ठीक है, तो और पोटेंशियल एनर्जी निकालना हम इसी चैप्टर में आगे भी सीखेंगे। तो ये हो गया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। इससे भी हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दिस इज अ केस ऑफ स्टेबल और नॉट। सिमिलरली अनस्टेबल में क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा अनस्टेबल का। उसके बाद देखना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेबल और अनस्टेबल के लिए लुक हियर, इसको अभी ऐड कर लेंगे। मान लो हमने एक केस लिया, अब एग्जैक्टली सिचुएशन है इलेक्ट्रोस्टैट का, तो हमने दो चार्जेस लिए हैं, ये दो चार्जेस ले लिए, कैपिटल क्यू कैपिटल, आइडेंटिकल चार्ज, और इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया सपोज, यहां पे हमने एक चार्ज रखा है क्यू, क्यू चार्ज रखा हुआ है। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिस पॉइंट पे हमने इस क्यू चार्ज को रखा हुआ है वो क्या मीन पॉइंट है क्या। मीन पॉइंट का मतलब ये है कि तुमको सोचो ये वाली चार्ज जो है, इस वाले चार्ज पे ये वाली चार्ज एक फोर्स लगा रही होगी, रिपल्सिव फोर्स, इधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि ये वाली चार्ज भी कैसी है, पॉजिटिव, ये वाली भी चार्ज पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो ये इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगा रही है, ये ऐसा लगा रही है। सिमिलरली ये वाली चार्ज जो है इस वाले चार्ज पे भी इधर फोर्स लगा रही होगी। बिल्कुल दिख रहा है सभी को कि दोनों फोर्सेस जो हैं इस वाले चार्ज पे अपोजिट इन डायरेक्शन है, और अगर मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि अभी इस पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 है, और नेट फोर्स की वैल्यू 0 है तो हमने इसको बोल दिया मीन पॉइंट, ठीक है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दिया, ठीक है, मीन पॉइंट में इसको बोल रहा हूं। तो हमने पहले ये तय कर लिया कि ये मीन पॉइंट है। अब क्या करना है, जैसे मान लो इस डिस्टेंस को मैं ले ले रहा हूं ए, इस डिस्टेंस को हमने ले लिया ए और इस डिस्टेंस को भी ले लिया ए। तो देखो फोर्सेस को सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड वाइज चार्ज का भी सेम होना जरूरी है और डिस्टेंस का भी सेम होना जरूरी है। ये वाली चार्ज जो है इस वाले चार्ज पे फोर्स इतनी लगा रही है, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इतनी फोर्स लगा रही है, और किधर लगा रही है, इस साइड लगा रही है, मतलब लगा रही है। ये वाली चार्ज जो है इस वाले चार्ज पे इतनी ही फोर्स जो है किधर लगा रही है, राइट साइड लगा रही है। ये वाली चार्ज पे अभी नेट फोर्स 0 है, ये मीन पॉइंट है हमारा। अब देखो करना क्या है, पता करना है कि वेदर दिस इज ए केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने मीन पॉइंट से किसी भी चार्ज को देखो पता करना हो कि वेदर दिस इज ए केस ऑफ स्टेबल और नॉट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस चार्ज को मीन पॉइंट से डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेस हम किधर भी कर सकते हैं,
डिस्प्लेस इधर भी कर सकते हैं, डिस्प्लेस इधर भी कर सकते हैं। सपोज हमने डिस्प्लेस इधर किया, अब ये इसकी जो यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया सपोज, अब ये पार्टिकल यहाँ थी, अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ गए, इसकी न्यू पोजीशन ये वाली है, येलो वाली। तुम खुद सोचो, जब ये चार्ज यहाँ डिस्प्लेस कर दी जाएगी तो अब इस पे फोर्स कैसे लगेगी? ये वाली चार्ज बताओ इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। कैसे? इधर ही रिपेल करेगी। बताओ इसकी रिपल्सन अब ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। क्यों? डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस कम हो जाएगी तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? नजदीक आएगा तो क्या होगा? रिपल्सन भी बहुत तेज होगा। तो इस वाले पे ना, इस वाले चार्ज पे इधर रिपल्सन बहुत ज्यादा है। अब इधर देखना, इधर देखना, इधर। और ये वाली चार्ज जो है, लुक हियर, ये वाली चार्ज अब इस वाले चार्ज पे भी फोर्स लगा रही होगी, वो भी इसको रिपेल कर रही होगी, लेकिन बताओ उसकी रिपल्सन क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उससे डिस्टेंस क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। लेकिन ओवरऑल अभी भी ऐसा है, तुम खुद सोचो, इसकी रिपल्सन ज्यादा है और इसकी रिपल्सन कम है। बताओ इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स किधर लग रही होगी? इधर लग रही होगी कि नहीं लग रही? बोलो भाई, इसकी रिपल्सन ज्यादा है और इसकी रिपल्सन इस वाले चार्ज पे क्या है? कम है। तो ओवरऑल रिपल्सन किधर ज्यादा है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। बताओ ये चार्ज पे ओवरऑल फोर्स इधर लग रही है, तो क्या बताओ ये चार्ज क्या फिर से अपने मीन पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश कर रही है कि नहीं? अगर कर रही है तो कौन सी इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर हो गया? किसी भी चार्ज को मीन पॉइंट से डिस्प्लेस करें, उसके बाद उस डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट फोर्स निकालें। नेट फोर्स की डायरेक्शन को देखें। अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन अपनी उसकी मीन पॉइंट या उसकी ओरिजिनल पॉइंट की तरफ है, इसका मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब दिस विल बी अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई सा भी सिचुएशन होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पता करने का यही तरीका हो। मीन पॉइंट से पार्टिकल को डिस्प्लेस करें, find the net force on displaced position and whether check whether the net force is towards the mean position or away from the mean position। अगर towards the mean position है तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स राइट साइड होती, मतलब ये मीन पोजीशन से या ओरिजिनल पोजीशन से क्या है? अवे, तो ये क्या हो जाती? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो जाता। बोलो क्लियर है? तो यहां से हमने एक केस लिया, इसको बोलते हैं, देखो ये चार्जेस इस लाइन से अटैच है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। देखो ये चार्जेस, ये वाली चार्ज Q और ये वाली चार्ज Q, ये दोनों लाइक चार्जेस। कैसे हैं? लाइक चार्ज। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जब भी दो लाइक चार्जेस का कॉम्बिनेशन हम जब देखते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा जो है वो एक्सियल लाइन के अलोंग आती है। ध्यान सुना, कुछ टेक्निकल वर्ड है, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये वाली लाइन क्या होती है? एक्सियल लाइन। और ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली लाइन वो होती है इक्वेटोरियल लाइन। क्या होती है? इक्वेटोरियल लाइन। अब ये देखना, इक्वेटोरियल लाइन ऐसा हो जाएगा, ये तुम्हारा पहले ये ओरिजिनल पॉइंट थी, मैं इसमें लिख दे रहा हूं ओरिजिनल पॉइंट या मीन पॉइंट। ओरिजिनल पॉइंट ये है, ये बताओ कौन सा पॉइंट है? डिस्प्लेस्ड पोजीशन। डिस्प्लेस्ड पोजीशन, ये डिस्प्लेस्ड पोजीशन हो। अब जो है ये वाला तुम्हारा लाइन जो है इक्वेटोरियल लाइन, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर, ये तो एक्सियल वाली पॉइंट हो गई कि ये जो लाइन है जो इन दोनों चार्ज को अटैच कर रही है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, वो है कौन सी लाइन? एक एक्सियल लाइन। तो बताओ क्या केस 1 में हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल Q और स्मॉल q आर लाइक चार्ज? कैसे हैं? लाइक चार्जेस है। ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये लाइक चार्जेस है और जब भी ये दोनों लाइक होंगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा, मैं स्टेबल की बात कर रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा बताओ कौन से लाइन के अलोंग मिलेगी? एक्सियल लाइन के अलोंग मिलेगी। क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। अब हो सकता है नेक्स्ट केस क्या होगा? कैपिटल Q स्मॉल q विल बी अनलाइक चार्जेस। लेकिन पहले एक बार ये सोचकर देखते हैं कि अगर इस वाले चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए अगर एक्सियल लाइन के लॉन्ग स्टेबल इक्विलिब्रियम मिली है तो व्हाट अबाउट इक्वेटोरियल लाइन? व्हाट अबाउट इक्वेटोरियल लाइन? देखना इधर हमने क्या किया, यहां पे मैं बना रहा हूं फिर से यही चार्ज का कॉम्बिनेशन, ये Q, ये सपोज ऐसा,
अगेन दिस इज कैपिटल क्यू, दिस इज कैपिटल क्यू एंड दिस इज अगेन स्मॉल क्यू, और इस स्मॉल क्यू को फिर से हमने मिड पॉइंट पे रखा हुआ है और मिड पॉइंट से इसको डिस्प्लेस मुझे करना है, लेकिन इस पर डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो अलोंग द एक्सिस नहीं, अलोंग द इक्वेटर होगी, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन मतलब ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, देखना इधर, ये इक्वेटोरियल लाइन, इसको डिस्प्लेस हमने यहां कर, इसको डिस्प्लेस जो है हमने यहां कर, नाउ दिस क्यू इज हियर। बताओ इस क्यू पे नेट फोर्स निकालो। हमने क्या बोला, मीन पॉइंट से डिस्प्लेस करो और उस डिस्प्लेस पोजीशन पे क्या निकालो, नेट फोर्स। ये वाली चार्ज को क्या कर रही है, रिपेल कर रही होगी, और रिपेल का मतलब क्या होता है, अपने से अवे, मतलब ये तो ऐसे रिपेल कर रही है, ऐसे रिपेल कर रही है। अभी कितने से रिपेल कर रही है अभी देखेंगे। ये वाली चार्ज क्या कर रही है, ये भी इसको रिपेल कर रही होगी, मतलब ये जो है ये भी इसको रिपेल कर रही है, ऐसे रिपेल कर रही है। तो दोनों फोर्स जो है क्या इक्वल होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस दोनों क्या होगी, सेम। बताओ अगर ये दोनों इक्वल होगी तो इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी कहीं ना कहीं इसके अलोंग होगी कि नहीं। पहले जानते हैं अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर ऑपरेट हो रहे हैं किसी एंगल पे तो रिजल्टेंट हमेशा कहाँ होती है, एंगल बाइसेक्टर पे होती है। मतलब ये जो है नेट फोर्स के थोड़ा डायरेक्शन को देखो सभी लोग, क्या ओरिजिनल पोजीशन से इस वाले पोजीशन पे नेट फोर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन लग रही है कि नहीं लग रही है। क्या कौन सा एग्जांपल है ये, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। तुम्हें जो है अगर मान लो तो याद नहीं करना है, तुम्हें खुद जो है सिचुएशन को एनालाइज करना है। मीन पॉइंट से पहले पार्टिकल को डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स की डायरेक्शन को चेक करें। यहाँ पे नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ है, अवे, और अगर अवे होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे डिस्प्लेस पोजीशन पे जो नेट फोर्स थी वो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन थी। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने बोला ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। मतलब अगर along the axis अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इट इज अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सेम केस के लिए अगर इक्वेटोरियल लाइन की डिस्कस करें तो इक्वेटोरियल लाइन पे अगर डिस्कस की जाएगी पार्टिकल को कहीं भी डिस्कस करो, यहाँ कर दिया हमने, यहाँ भी बस along द लाइन होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा जो है नेट फोर्स, बताओ यहाँ पे अगर डिस्प्लेस करोगे तो ये इसको ऐसे रिपेल करेगी, ये इसको ऐसे रिपेल करेगी, फिर नेट फोर्स कहाँ आएगी, नीचे। और नेट फोर्स हमेशा क्या ओरिजिनल पोजीशन से अवे है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो गया, मतलब along द इक्वेटोरियल लाइन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है, देखेंगे पहले। पहले पॉइंट लिखेंगे, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हम लिख चुके थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। उसके बाद एक पॉइंट ऐड करेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। राइट डाउन वन पॉइंट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी indicate minimum potential energy indicate stable equilibrium, and maximum potential energy indicate unstable equilibrium, गोल्डन रूल है वैसे, स्टेबिलिटी कम,
तो इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ध्यान रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे केस 1, राइट डाउन केस 1। हाँ, यू कैन मेंशन दिस, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर लाइक चार्जेस। और उसके लिए ये दो केस, इसी में दो केसेस हैं, वो डिस्कस कर लें, जल्दी से नोट करेंगे। तब कोई सा भी सिचुएशन तुम्हें मिले तो सिचुएशन में एक बार ट्राई करके देखो कि क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इससे क्या होगी, थोड़ी प्रैक्टिस बन जाएगी, तो हम किसी भी सिचुएशन में फिर इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। डन। इसको लिख लेंगे, कौन सी लाइन है ये, एक्सियल लाइन। मेंशन इट, एक ही बार मेंशन करना होगा, फिर तो अंडरस्टूड होगा। एक्सियल लाइन। इधर देखो, ये स्टेबल और अनस्टेबल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस, केस 2। केस 2 को बहुत जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तुम देखना, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस। अब तुम बताओ, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक क्या होगी, पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। देखो इसको जल्दी समझ लेते हैं, इधर देखना, ये दो चार्जेस हो गए, ये तो कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू। अब जो है इसको हमने एक्सियल लाइन से अटैच कर दिया, और मिड पॉइंट पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू, और ये कैसी है, नेगेटिव चार्ज। सभी लोग मुझे बताएं, एक बार वेरीफाई करके देखें कि क्या एक्सियल लाइन पे, देखो यहां ये इसकी कौन सी पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। इसको डिस्प्लेस करेंगे, कैसे पता करना होता है कि इक्विलिब्रियम की कौन सी केस है, डिस्प्लेस करना होता है। और डिस्प्लेस हम किधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। डिस्प्लेस करके देखो कि नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर आ रही है। बताओ, इस वाले चार्ज को हमने क्या किया, इधर डिस्प्लेस कर दिया, इधर डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हो गया, ये आ गई ये वाली चार्ज। अब इसकी डिस्प्लेस पोजीशन ये होगी माइनस क्यू। तुम खुद सोचो, पहले ये वाली चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी, और ये वाली चार्ज भी इस चार्ज को क्या कर रही होगी, अट्रैक्ट। दोनों इस वाले चार्ज पे देखो, इधर से ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, और इधर से ये वाली चार्ज को अट्रैक्ट कर रही थी, और दोनों सेम डिस्टेंस पे थे, इसलिए दोनों फोर्सेस क्या थी, इक्वल थी, और इस पे नेट फोर्स क्या थी, जीरो थी। ये तो सिचुएशन था जब वो ओरिजिनल पॉइंट पे थी। नाउ लेट अस मूव टू डिस्प्लेस पोजीशन। डिस्प्लेस पोजीशन पे अब बताओ, इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कम हो गई, और डिस्टेंस जब कम हो जाएगी तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये वाली अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन ये वाली अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओवरऑल तुम खुद सोचकर देखो, ओवरऑल अट्रैक्शन किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। और इधर ओवरऑल अट्रैक्शन होगी तो इसकी ओरिजिनल पॉइंट या मिड पॉइंट तो इधर है। तो बताओ, नेट फोर्स जो है कहां जा रही है, अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये कौन सी केस हो गई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की केस हो गई।
अगर Q और Q अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक्सियल लाइन पे हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। बोलो क्लियर है? क्या ये सिचुएशन तुम खुद से डेवलप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसको ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अब हमने क्या किया, इसी चार्ज को क्या कर दिया, इक्वेटोरियल लाइन पे डिस्प्लेस कर दिया। इस चार्ज को हमने यहां डिस्प्लेस कर दिया -Q। बताओ, इसको जैसे डिस्प्लेस किया, तुम इस पे देख चुके हो पहले से ही कि इस पे नेट फोर्स कितनी है, 0 है। इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही उस पे नेट फोर्स कितनी है, 0। अब देखो, हमने इसको जैसे ही यहां डिस्प्लेस किया तो ये वाली चार्ज इसको क्या कर रही होगी, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, और ये वाली चार्ज भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। देखो, इस पे इधर फोर्स लग रही है, इस पे इधर फोर्स लग रही है। बताओ, इन दोनों फोर्सेस, क्या ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं कि नहीं? बिल्कुल है। और इनकी नेट फोर्स क्या नीचे आएगी कि नहीं आएगी? और नीचे आ रही, इसका मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन या मीन पॉइंट। तो इसका मतलब बताओ, यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे कौन सी इक्विलिब्रियम मिल रही है? स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रही है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? केस 2 जल्दी से लिखेंगे, बस मेंशन कर देंगे, एक्सियल लाइन पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इक्वेटोरियल लाइन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। जनरल पॉइंट मतलब इसको डिस्कस करेंगे बाद में, लास्ट में 7 पार्ट में। हो गया नोट? ये जल्दी नोट होना चाहिए, बस लिख लेना एक लाइन में। एक्सियल लाइन के लॉन्ग क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इक्वेटोरियल लाइन के लॉन्ग क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखते हैं, देखना इसमें, अब इसमें क्या कर सकते हैं कि अब हम इक्विलिब्रियम में एसएचएम की कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि एसएचएम अगर होगी तो उसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी या टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। सभी लोग जानते होंगे ओमेगा और टाइम पीरियड में रिलेशन, नहीं जानते हैं ना? ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? 2π/t होता है ना, जानते होंगे। या ओमेगा को ही क्या लिखते हैं, याद करो, 2πn लिखते हैं, नहीं? n क्या है? फ्रीक्वेंसी। t क्या है? टाइम पीरियड। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या हाँ एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, हमें इलेक्ट्रोस्टैट में भी एसएचएम से क्वेश्चन जो है कोरिलेटेड आ सकते हैं। कैसे? मैं पहले जो है तुम्हें एसएचएम से रिलेटेड कुछ चीजें बता दे रहा हूं, देखना इधर। देखो, एसएचएम के लिए पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है। जैसे मान लो हमने क्या किया, समझ, इधर देखना, ये ऐसे, ये एक बॉल हो गया। अब इस बॉल पे अगर किसी ने फोर्स ऐसे लगाया है तो ये बॉल क्या हो गया, ऐसे ऑसिलेट करते रहते, नहीं? और धीरे धीरे आकर क्या हो जाएगी, फिर से ही आ जाएगी, ऑसिलेट कर रही। अब ऑसिलेट कर रही है तो एसएचएम कर रही होगी, जरूरी नहीं है। ऑसिलेशन जो है ना, हर ऑसिलेशन एसएचएम परफॉर्म नहीं करती। ऑसिलेशन के साथ कुछ कंडीशंस होने चाहिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल जो है एसएचएम परफॉर्म कर रही है। फिर उसकी हम टाइम पीरियड और ओमेगा डिस्कस कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? जैसे मतलब देखना, हमने बोला भाई एसएचएम जो है ना, केवल ऑसिलेशन नहीं होता है, ऑसिलेशन नहीं है, ऑसिलेशन प्लस सम कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है उसको अभी देख लेते हैं। तो कंडीशन ये है, याद करो, अभी हम लोगों ने डिस्प्लेस पोजीशन पे फोर्स निकाला था ना, डिस्प्लेस पोजीशन पे हम लोगों ने क्या निकाला था? नेट फोर्स। और अगर नेट फोर्स जितनी डिस्प्लेसमेंट की है, याद करो मिड पॉइंट से हम लोगों ने, यहां देखना, ये पार्टिकल जो थी इसको हमने यहां से यहां डिस्प्लेस किया,
तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, सपोज ये वाली वैल्यू x हो गई, तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है और ये वैल्यू x है, तो और यहां पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रही है, तो अगर नेट फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान सुन लेना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुई है और नेट फोर्स किधर आई है, नीचे की तरफ, बताओ क्या यहां पे नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। ये एसएचएम की कंडीशन है। कहीं भी अगर हमने चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया और उस डिस्प्लेस पोजीशन पे जो नेट फोर्स आ रही है, जो नेट फोर्स आ रही है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो हमने बोल दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोला हुआ है, एक्स। लेकिन एक और चीज क्या होनी चाहिए, अपोजिट, और अपोजिट वाले चीज को हम क्या बोलेंगे, माइनस एक्स बोल देंगे। बोलो क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गया? भाई एसएचएम की ये बहुत ही बेसिक कंडीशन है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बिना एसएचएम हो ही नहीं पाएगी। अगर देखो ध्यान समझना, मीन पॉइंट, डिस्प्लेस पॉइंट, डिस्प्लेस पॉइंट पे जो नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं वो नेट फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, पहली पॉइंट। वो नेट फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या एसोसिएट कर लिया है, माइनस साइन। ये कंडीशन है, और इसको हटाकर इक्वल टू साइन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट आ जाएगी, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, के, और ये के होती है फोर्स कांस्टेंट। क्या होती है, फोर्स कांस्टेंट। अभी मैं तुम्हें कंडीशन बता रहा हूं एसएचएम की, एक चीज तो ये होगी, यही कंडीशन है, अगर ऑसिलेशन के साथ साथ ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोल सकते हैं कि एसएचएम परफॉर्म हो रही है। ध्यान समझ लेना। तो तुम्हें करना क्या होगा, तुम थोड़ा सा माइंड में एक बार सोच कर देखो, मीन पॉइंट डिस्प्लेस करना होगा। मान लो हमने डिस्प्लेस किया मीन पॉइंट से x, तो ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। हमने डिस्प्लेस किया x, डिस्प्लेसमेंट इधर गई है, x इधर डिस्प्लेस किया है। अब उस डिस्प्लेस पोजीशन पे हमें नेट फोर्स निकालना है, निकाल लिया नेट फोर्स। अगर वो नेट फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रही हो और उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो पार्टिकल कौन सी क्या परफॉर्म कर रही है, एसएचएम परफॉर्म कर रही है। मतलब एग्जैक्टली इस तरह से हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सिचुएशन ले रहा हूं और उसमें डिस्कस करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो एसएचएम परफॉर्म करेगी, चेक करेंगे पहले, अगर करेगी तो उसकी टाइम पीरियड कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो एक फॉर्मूला नहीं सुने होगे, ओमेगा इक्वल्स टू के बाई एम होता है अंडर रूट। कहीं अगर एसएचएम पढ़े होगे तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है, के बाई एम। के क्या है, यही के है, ये फोर्स कांस्टेंट। एम क्या है, जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रही है ना, उसकी मास है। और ये ओमेगा क्या है, अभी लिखा था इधर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बोलो क्लियर है? अच्छा, ओमेगा आ जाएगी तो इसी ओमेगा को क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी, यहां से टाइम पीरियड भी आ जाएगी। तो बेसिकली यहां से इस सिचुएशन से हम ओमेगा निकाल सकते हैं और ओमेगा ही हमें एक्चुअली फाइंड करना है। एक मैं पहले सिचुएशन ले रहा हूं, इसको बाद में लिखेंगे। देखो तो स्टेप क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। स्टेप विल बी, फर्स्ट डिस्प्लेस द पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। स्टेप नंबर 1, पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को क्या करेंगे, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द डिस्प्लेस पोजीशन, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, चेक वेदर नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और नॉट। एक्स है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और उसके अपोजिट है कि नहीं। अगर ये तीनों स्टेप फुलफिल हो रही है, इसका मतलब एसएचएम जो है यहां पे वैलिड है। बोलो क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एसएचएम लिखेंगे टॉपिक, और एसएचएम में पहले लिखें एक चीज, ऑसिलेशन प्लस कंडीशन। एसएचएम जो है वो क्या है, ऑसिलेशन प्लस सम कंडीशन। राइट डाउन, ऑसिलेशन प्लस सम कंडीशन लिखा हुआ है, और वो कंडीशन ये है, वो कंडीशन जो है यहां लिखा हुआ है, जल्दी से नोट करेंगे इसको। ये कंडीशन है,
कंडीशन लिखकर ये लिख लेना, फोर्स हैज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड हैज टू बी अपोजिट टू एक्स, और इससे हमने क्या निकाल दिया, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और के की वैल्यू को फोर्स कांस्टेंट बोल दिया है। और ये फॉर्मूला अभी के लिए ध्यान रख सकते हैं, जब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे और स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इसको ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये 12th का टॉपिक है, और जनरली जो है सारी चीजें हम कहाँ पढ़ लेते हैं, 11th में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हमें जो है इसको अभी ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ध्यान हो जाएगा, बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये एसएचएम का। लिखेंगे स्टेप फॉर एसएचएम, स्टेप्स फॉर एसएचएम। स्टेप नंबर 1 लिखें, पोजीशन। स्टेप नंबर 1 है डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन। सेकेंड, स्टेप 2, कैलकुलेट फोर्स एट, कैलकुलेट फोर्स एट, कैलकुलेट एट डिस्प्लेस। स्टेप 3, इफ ये लिखना, इफ f is directly proportional to minus x, if f is directly proportional to minus x, then and आगे लिखना step number 4, angular frequency is given by omega equals to under root k by m। Angular frequency is given by under root k by m। देखें इधर, अब देखना जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा हुआ है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उस पर एग्जैक्टली अप्लाई कर रहा हूं। तुम ध्यान से देखते रहना कि पहले हम चेक करेंगे कि एसएचएम है कि नहीं, और एक बार हमने वेरीफाई कर लिया कि एसएचएम है तो उसके बाद हम टाइम पीरियड ओमेगा निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना इधर। बताओ, अभी हम लोगों ने केस 1 देखा था, अगर केस 1 देखेंगे तो वहां पे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू लाइक चार्जेस थे, और जब लाइक चार्जेस थे तो बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रही थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिल रही थी, एक्सियल लाइन पे। उसी केस को हम यहाँ पे वेरीफाई कर, तो लिखना मत, ध्यान से पहले समझने की कोशिश करना। देखो हमने क्या लिखा है, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर लाइक चार्ज। मुझे इस इक्वेशन के लिए पहले तो वेरीफाई करना है कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है कि नहीं, एसएचएम परफॉर्म कर रही है कि नहीं, और अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो उसके टाइम पीरियड ओमेगा की फॉर्मूला क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, देखना है। हमने क्या किया, पहले सेकेंड सिचुएशन तुम्हें खुद करना होगा, उसको देखना बहुत अच्छे से। हमने इसको ये कैपिटल क्यू चार्ज और ये कैपिटल क्यू चार्ज, और ये मिड पॉइंट हो गया, और इस मिड पॉइंट पे हमने एक कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। ये वाले डिस्टेंस को, इस वाले डिस्टेंस को हमने ए लिया हो, ये देखो ये डिस्टेंस ए, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो, ए। डिस्टेंस सेम होगी तभी तो ये मिड पॉइंट हो, डिस्टेंस सेम होगी तभी तो नेट फोर्स 0 होगी, तो ये ए है, ये भी ए। अब देखो इस वाले चार्ज क्यू को, पहला स्टेप नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेस इट फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, डिस्प्लेस कर लेते हैं। इस चार्ज को मैं यहाँ डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, ये चार्ज अब यहाँ आ गए, ये क्यू यहाँ आ गए, ये मीन पॉइंट थी, ये डिस्प्लेस पोजीशन है। तो एक्चुअली में जो डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट देखो इतनी है, देखो सभी को दिख रहा होगा ग्रीन लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट जो है इतनी, और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या बोल दिया है, सपोज इस डिस्प्लेसमेंट को हमने बोल दिया x, क्या बोल दिया, x बोल। बताओ डिस्प्लेस जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है,
इस वाले चार्ज की, अब इस Q से डिस्टेंस कितनी है ध्यान से बताना, a प्लस एक्स, नहीं यहाँ तक कितनी a और कितनी डिस्प्लेस हुई x, तो अब चार्ज कितनी हो गई a प्लस एक्स और इस चार्ज की इससे डिस्टेंस a माइनस एक्स सभी को। तो हमने बोल दिया कि जो ये वाले डिस्टेंस है ये है a प्लस एक्स डिस्टेंस है वो हो जाएगी a माइनस एक्स, ये तो डिस्टेंस आ, क्योंकि हमें डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स निकालना है और नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। बता दो अब इस वाले चार्ज पे जो व्हाइट से मेंशन है ये वाली डिस्प्लेस पोजीशन है, इस पे मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। बताओ ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल कर, कितने फोर्स से, बोलो बोलना कितने फोर्स से, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है a माइनस एक्स का होल, ये इतने फोर्स से इसको इधर रिपेल कर रही है इस वाले चार्ज। बताओ ये वाली चार्ज क्या कर रही होगी, इसको अभी भी रिपेल कर रही होगी, कितने फोर्स से बोलेंगे, के क्यू क्यू अपॉन, बताओ किसकी रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होगी, हाँ इसकी रिपल्सन स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब जिसके नजदीक, और अगर नजदीक है इसका मतलब ये वाली रिपल्सन ज्यादा होगी, ये वाली रिपल्सन कम है। बताओ हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स निकालना, हमें क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2 क्या था, देखो फाइंड नेट फोर्स ऑन डिस्प्लेस पोजीशन, तो नेट फोर्स जो हो जाएगी लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स एंड दिस हैज टू बी नेट फोर्स, ये नेट फोर्स ये आ गया। थोड़ा गौर से देखना, डिस्प्लेसमेंट जो हमने किया है इस चार्ज को वो x किया हुआ है और x की वैल्यू a के रेस्पेक्ट में बहुत कम, चेक करो a की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू इतनी है, इतना बड़ा दिखता नहीं ना इसलिए थोड़ा ज्यादा बड़ा, इतनी बहुत कम है। यहां पे रीजन है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट जो x है ना उसको a के कंपेरेबल ले लेता, मतलब अगर a की वैल्यू सपोज 10 सेंटीमीटर है और x को ले लेता 8 सेंटीमीटर, तो क्या ये कंपेरेबल है कि नहीं, बिल्कुल है। इस ऐसे सिचुएशन के लिए एसएसएम डिफाइंड नहीं है, एसएसएम होगी नहीं। अभी ये भी करके देख लेंगे इसी में मैथमेटिकली भी कि अगर मैं इस x की वैल्यू को a के वैल्यू के क्लोज ले लूं या मतलब उसके कंपेरेबल ले लूं, को 10 है तो ये 6 है, ये कंपेरेबल, लेकिन वो 10 है और ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो फिर क्या होगा, दिस x इज वेरी वेरी लेस देन 8, ये हम बोल सकते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं हमेशा चार्ज की कहीं भी जब भी एसएसएम निकालना होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तुम देखना जहां एसएसएम पढ़ना वहां पर जरूर लिखा हुआ होगा कि x इज वेरी वेरी लेस या x इज नेग्लिजिबल, जरूर लिखा होता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं वैसे, लेकिन वो यहाँ पे वैलिड। अभी देखना तुम x को मैं कंपेरेबल लूंगा a से और एक बार x को नेग्लिजिबल लूंगा, दोनों में केसेस अलग अलग, दोनों में केसेस अलग अलग आ जाएंगे और एक ही केस के लिए एसएसएम डिफाइन। तो मैं इस चीज को ध्यान रखते हुए पहले मैं नेट फोर्स को सॉल्व कर लेता हूं प्रॉपरली। बताओ ये पहले एलसीएम ले लेते हैं, देख हमने क्या किया, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका है क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा ये k क्यू क्यू इसको कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ भी वही है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, बोलो क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ सभी को मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आंसर आता है सभी का, नहीं प्लस 2ab, तो ये एफ नेट आ गया, ये एफ नेट आ गया। अब एफ नेट सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये के क्यू क्यू और इसको एक बार लिखते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा इसको ब्रैकेट को जब ओपन करोगे, बताओ ये ए स्क्वायर जो होगा ये क्या हो जाएगी, माइनस, तो ये मैं माइनस डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस ए स्क्वायर। बताओ ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस 2ax हो जाएगी। यार किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, डायरेक्टली एक बार में लिख दिया है,
और ये अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ये आ गया। डिस्प्लेस पोजीशन पे मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं है, मैथ्स का सहारा ले रहे हैं। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। बताओ 2ax और 2ax कितने हो गए, 4ax, ये आ गया। तो मैं इसको नेट फोर्स यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे नेट फोर्स की जो वैल्यू आई है वो आ गई के क्यू क्यू, और ये आ गया 4ax अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ये आया है, ये एफ नेट आया। अब देखो इस एफ नेट में क्या करना होगा, हमें अप्रोक्सीमेशन डेवलप करना होगा, जो कि मैं बात कर रहा था। यहाँ जो डिस्प्लेस्ड वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पे क्या है एक्स, वो ए के कंपैरिजन में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो अगर कोई वैल्यू बहुत कम है और उसका मैं स्क्वायर कर दिया तो और कम हो जाएगी ना। जैसे मान लो 1/1000 का स्क्वायर करके देख लो, और कम हो जाएगा। अगर x ही बहुत कम है तो उसकी एक्स स्क्वायर तो और नेग्लिजिबल हो जाएगी, अति नेग्लिजिबल हो जाएगी, नहीं। तो उस केस में बताओ क्या कर लेंगे, तुम थोड़ा देखो, अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इधर देखना। अच्छा, नेग्लिजिबल या नेग्लेक्ट करने के चक्कर में कभी ऐसा मत कर देना कि लार्ज वैल्यू से कोई बहुत छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। 1000 में, भाई 1 करोड़ में 0.001 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये छोटी मोटी बात? अगर नेग्लेक्ट करोगे खुद नेग्लेक्ट हो जाओ। अरे 1 करोड़ में 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो वो नेग्लेक्ट किसको करना है, जो कोई चीज एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो करना है। यहां पे x देख लो सभी लोग, यहां पे जो x है ना, वो इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन x बहुत कम है। लेकिन x बहुत कम है, लेकिन वो डिफरेंस लाने के लिए काफी है अगर मल्टीप्लाई हो रही है। तो नेग्लेक्ट इसको मत कर देना। नीचे देखो, थोड़ा नीचे गौर से देखो, दिख रहा है सभी को? खड़े हो जाओ अगर नहीं दिख रहा है तो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बताओ एक्स ही जब नेग्लिजिबल है तो एक्स स्क्वायर क्या होगी, और नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो क्या इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या केवल ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a टू द पावर 4। ये बात यहां से आएगी। अगर मान लो, मैं खुद सोच कर देखो थोड़ा यहां पे, अगर मैं x की वैल्यू को बड़ी कर देता तो बताओ क्या एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो पाती? क्या बिल्कुल नहीं। और नेग्लेक्ट हो नहीं पाती तो ये एसएचएम की केस बन ही नहीं पाए। मैं दोनों चीज डिस्कस कर रहा हूं, इधर देखना। ये क्या आया हुआ है, लुक हियर, ये आया हुआ है नेट फोर्स। अब तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखो क्या आया था, के क्यू क्यू, और ये आया था 4ax अपॉन ये आया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या था। तुम थोड़ा सा नेट फोर्स को सभी लोग गौर से देखें। एसएचएम का जो थर्ड स्टेप लिखाया है वो क्या लिखाया है कि डिस्प्लेस पोजीशन पे जो नेट फोर्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब तुम्हारा नेट फोर्स आ गया, थोड़ा इसको देखो गौर से। क्या ये एक्स के प्रोपोर्शनल है? क्या नहीं है, नहीं है। अरे इधर केवल मत देखो, इधर भी तो देखो, प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल कब हो जाएगी, जब हमने वो कंडीशन यहां पे अप्लाई किया। क्या x जो है से बहुत बड़ी है, कौन कौन, और बड़ी कर दें, ये x से बहुत बड़ी है a, और जब x से बहुत बड़ी है a तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे। और अगर ये कंडीशन अगर तुम यहां पे एकोमोडेट नहीं करते हो तो एसएचएम की केस डिस्कस ही नहीं हो पाएगी। भाई मैं बोल रहा था कि दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप कि डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल इन के विद रिस्पेक्ट टू ए जान ही रहे हो क्या है, कौन सी डिस्टेंस थी, मीन पॉइंट पे जब चार्ज थी तो उस चार्ज से उस चार्ज की डिस्टेंस थी ए। ये वाला डिस्टेंस भी ए थी, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी थी, ए। और इसको जब हमने डिस्प्लेस किया, एक्स किया, तो ये एक्स ना ए के रेस्पेक्ट में बहुत कम होनी, ये हमने अप्लाई किया। बताओ इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो ये
नेट फोर्स जो है हमें बहुत बड़ा फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये एफ नेट जो है ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिख रहा हूं, 4 k q a, और इसको मैं x को एक साथ अलग लिख रहा हूं क्योंकि हमें x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशन निकालना है। अब देखना नीचे क्या है, तो नीचे अब हमने अप्रोक्सीमेशन लगा दिया है, क्या बच गई है a स्क्वायर, और a स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा a⁴। अब थोड़ा गौर से देखें, ऊपर में भी एक a है क्या, तो ये a से ये वाली a जो है कितने टाइम्स में कट जाएगी, a⁴ यार बता दो थोड़ा गौर से, अब सभी को दिख रहा होगा। देखो क्या नेट फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बोलो यस सर नो। F इक्वल्स टू अभी क्या लिखा था हमने, अरे क्या लिखा था -kx। बताओ x के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो है क्या, k है। x के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, k है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली ओमेगा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। याद करो ओमेगा का फॉर्मूला अभी क्या बताया था, k/m। k की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से बोलना, 4k⁴ ये k नहीं है, वो तो k वो वाला है इलेक्ट्रोस्टैट वाला फोर्स वाला, कप्पा कांस्टेंट है वो, और ये फोर्स कांस्टेंट है k, ठीक है। देखना क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k⁴ दिस इज द होल वैल्यू ऑफ k। उस पूरे को यहां रख लेते हैं और उसको मास से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू तो क्या आ रही है यहां से, ओमेगा इज इक्वल्स टू √4k⁵ और क्या हो गया अपॉन a³। ये तो k है और k को किससे डिवाइड करोगे, m से, तो बताओ ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। एक बार थोड़ा सा सोच लेते हैं कि क्या फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, बिल्कुल है। देखो क्या अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है कि नहीं, कैसे चेक किया, ये देखो, अरे अपोजिट तो है ही ना, बिल्कुल। कैसे, ये जब यहां पे डिस्प्लेस हुई है तो ये वाली चार्ज जो है इस वाले को इधर रिपेल कर रही है, इधर रिपेल कर रही है, और ये वाली चार्ज इसको इधर रिपेल कर रही है। ओवरऑल रिपल्सन किधर जा रही है, लेफ्ट साइड। बताओ रिपल्सन जो है मतलब नेट फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है। ये तो डायग्राम से देखिए, कॉमन सेंस, मतलब नेट फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट तो है ही और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो गई। देखो इसका मतलब बिल्कुल एसएचएम जो है वैलिड है, और अगर एसएचएम वैलिड है, ये कंडीशन सबको समझ में आ गया होगा। देखो ये यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि माइनस का है, माइनस दिख रहा होगा पीछे वाला केस डायग्राम से, वे नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो यहाँ से देखो ओमेगा की वैल्यू आ गई, और इसी ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2π/t, तो यहाँ से टाइम पीरियड भी आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू को अगर थोड़ा देखोगे तो आ रहा है 4k⁵ इंटू दिस, थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 और ये पूरा हो गया k⁵ अपॉन a³ इंटू m। अभी मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूं कि देखो इस वाले केस के लिए ओमेगा की वैल्यू आई है 4 इंटू दिस। अभी नेक्स्ट केस जब करेंगे तो 2 आएगी, फिर जब नेक्स्ट केस करेंगे तो क्या आएगी 1 आएगी, मतलब 4 2 का 1 हो जाए, 4 2 का 1। और इसमें 6 केसेस हैं, एसएचएम के कितने केसेस हैं, तो देखो कैसे आएगा 4 2 का 1 और 1 2 का 4। तो ऐसा डिजाइन ही किया हुआ है कि 4 2 का 1 आएगा और फिर क्या आएगा 1 2 का फिर, लेकिन इसमें केसेस भी ध्यान रखने होंगे, पहले कौन सा केस नहीं। तो ये ध्यान रखने का तरीका हो गया कि एक्सियल लाइन वाली जो इक्विलिब्रियम आ रही थी तो उसकी एसएचएम के फॉर्मूला क्या होती है 4 2 का 1, और 4 के साथ कोएफिशिएंट क्या है, तो देखो ये क्या है k⁵ अपॉन a³ इंटू m। m क्या है, उस चार्ज पार्टिकल की मास है, ये आ गया, नोट करेंगे इसको। तो हमने वेरीफाई भी कर दिया कि एसएचएम जो है एग्जैक्टली इस तरह से सॉल्व होती है, और स्टेप हमने लगाए हैं पूरी तरह से। पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन पे डिस्प्लेस पोजीशन पे हमने नेट फोर्स निकाला, और फिर चेक किया कि क्या वो नेट फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। और अगर अभी मैं देखना मैं वो देखूंगा कि वो एक्स अगर नेग्लिजिबल नहीं होगी तो क्या आता है फॉर्मूले, तो देखते हैं, नोट करेंगे इसको।
केस 1, हो गया? डन? तो आई थिंक एसएचएम में जो कंडीशन है अब सबको समझ में आ गया होगा कि ये एक्स को नेग्लेजिबल करना क्यों जरूरी, क्योंकि फिर हम ये अगर अप्रोक्सीमेशन अगर हम यहाँ पे पुट नहीं करते तो एग्जैक्टली एफ नेट जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ पाती और फिर हम ये बोल नहीं सकते थे कि ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन करेंगे तो एक बार मेक श्योर कर लेंगे कि जो एक्स की वैल्यू है क्या वो ए से बहुत कम है कि नहीं। कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पता चला कि ए से भी ज्यादा देती है और हम कंसेप्चुअली उतने स्ट्रांग नहीं थे, हम लोगों ने पूरा एसएचएम निकाल के आ गए। नहीं नहीं, एसएचएम का मतलब जो कंसाइंस है ना वही डिस्टर्ब हो जाए। नहीं, ये एक्स की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए ए के रेस्पेक्ट में, और क्यों होनी चाहिए वो देख भी सकते हैं। तो ये नोट हो गया, एक नोट करके लिखेंगे, पहले इस चीज को नोट कर लें। इफ डिस्प्लेसमेंट इज if displacement is not negligible,
if displacement is not negligible, then particle performs oscillation but not SHM. Very important line. Then particle performs oscillation but not SHM. पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी लेकिन एसएचएम तब परफॉर्म करेगी जब एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. लुक हियर. देखो अब क्या करते हैं, अब देखो याद करो केस 2. देखो केस 2 जब हम लोग डिस्कस किया था तो वहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे आई थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम इक्वेटोरियल लाइन पे. तो उस सिचुएशन को भी यहां पे वेरीफाई करते हैं. दो सिचुएशन तुम्हारे लिए एनफ हो जाएगा कि कैसे सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में एसएचएम की टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं. जब देखना सभी लोग, लुक हियर. देखो हमने फिर से ये चार्जेस ले लिए क्यू क्यू, ये फिर से क्यू हो गया और ये क्यू. अब बताओ केस में हमने क्या लिखा था, अगर किसी को याद हो तो केस 2 में क्या था, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू क्या थे, अनलाइक थे, आर अनलाइक चार्जेस. अब देखो अनलाइक चार्जेस हैं तो पहले से पता है कि स्मॉल क्यू जो है वो नेगेटिवली चार्ज. देखो हमने क्या किया, ये ध्यान समझ लेना, बस फोर्स के डायरेक्शन को समझना है. ठीक है, ये चार्ज क्यू और ये चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, मिड पॉइंट ये ले लिया और इस मिड पॉइंट पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया. तो बताओ इसको डिस्प्लेस किधर करना चाहिए, एक्सियल लाइन के लॉन्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्या वो एसएचएम देगी, नहीं, तो उधर करना ही नहीं है, पहले से हम जानते हैं. तो हमने देखो इसको क्या किया, मीन पॉइंट से इस पार्टिकल को हमने यहां पे डिस्प्लेस कर दिया. सपोज तो वो डिस्प्लेस जो है ना वो ये ए है, सभी को पता है कि ये वाली वैल्यू क्या होती है ए और ये वाली वैल्यू क्या होती है ए. मैं यहां पे जो है थोड़ा सा ए को बड़ा कर लेंगे. जब तुम डायग्राम ड्रॉ करना तो ए को क्या कर लेना, बड़ा. देखो जब मैं यहाँ पे एक्स को बहुत छोटा करूंगा ना तो एग्जैक्टली तुम्हें दिख नहीं पाएगा एग्जैक्टली क्लियर चीजें. तो मैं यहाँ पे एक्स को थोड़ा सा बड़ा लिया हूं लेकिन एग्जैक्टली क्या है, एक्स जो है वो बहुत ही कम है. बात समझ रहे हैं ना सभी लोग, ठीक है. तो ये एक्स हो गया. अब देखो इस चार्ज को हमने डिस्प्लेस करके यहां पे रख दिया, माइनस क्यू चार्ज यहां पे आ गए, माइनस क्यू. तुम बता दो ये वाली चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट कैसे करेगी, अपनी तरफ या अट्रैक्ट करती है. बताओ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, बताएंगे. क्या हो जाएगा, के क्यू, अरे माइनस क्यू नहीं, क्यू. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें जब चार्ज को साइन के साथ नहीं रखते, हैं. ध्यान आया क्या सभी को, बताओ ये ए है, ये एक्स है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √a² + x². पाइथागोरस थ्योरम. ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a² + x². क्या ये भी डिस्टेंस वही होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी. ये भी डिस्टेंस को हमने बोल दिया √a² + x². ध्यान से देखते रहना, थोड़ा डिस्टेंस निकाल लिया. हमें क्या निकालना होता है, पार्टिकल को मीन पॉइंट से डिस्प्लेस करो और डिस्प्लेस पोजीशन पे नेट फोर्स निकालो. तो एक फोर्स देखो ये वाली चार्ज जो है क्यू, इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, इस फोर्स से, इस फोर्स को एफ बोल दिया, सपोज एफ फोर्स से खींच रही. ये वाली भी चार्ज जो है इस फोर्स को, इस चार्ज को एफ फोर्स से खींच रही है, एफ फोर्स से खींच. दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है. क्यों, क्योंकि चार्ज भी दोनों का सेम है कॉम्बिनेशन, इसकी भी चार्ज की कॉम्बिनेशन सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम. क्लियर है. अब सुनना, तो ये एफ है, ये अगर एंगल थीटा, अगर ये एंगल को हमने थीटा ले लिया, ध्यान से देखते रहना, तुम्हें क्या निकालना होता है, नेट फोर्स निकालनी है. लेकिन बताओ अगर इन दोनों का नेट फोर्स निकालना होगा, तुम खुद सोचो, ये वाली जो फोर्स है ना, ध्यान से देखना, ये जो एफ है, क्या इस एफ की दो कंपोनेंट होगी कि नहीं होगी ना. तो कोई भी फोर्स जो है एंगल पे है, ऑब्लिक वेक्टर है, और अगर ऑब्लिक वेक्टर होगी तो उसको हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. इसको हमने रिजॉल्व कर दिया. देखो ये ऐसे रिजॉल्व किया और एक फोर्स की कंपोनेंट नीचे आ रही होगी,
बताओ अगर ये थीटा है और ये एफ है तो ये वाली कंपोनेंट कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा हो गई। तुम इसमें एक्सपर्ट हो। अब ये एफ साइन थीटा है और नीचे वाली क्या है, एफ कॉस थीटा। मैं इधर मेंशन कर दे रहा हूं ये एफ कॉस थीटा है, ठीक है, यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं कि ये वाली जो फोर्स है वो एफ कॉस थीटा है, समझते रहना। नाउ थिंक अबाउट दिस फोर्स। तो इस फोर्स की भी ये वाली एंगल थीटा है, तो इसकी इधर कंपोनेंट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा हो जाएगी, और जो इधर कंपोनेंट होगी फिर से जो होगी क्या होगी, एफ कॉस थीटा होगी। बताओ इन दोनों फोर्सेस के जो कंपोनेंट है एक्स कॉस कंपोनेंट है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, अरे सेम है ना। बताओ क्या इन दोनों फोर्सेस के साइन कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्या दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, बिल्कुल। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो इन वाले जो नेट फोर्स इस वाले चार्ज पे एक्चुअली में लग रही है वो क्या है, एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा मतलब 2f कॉस थीटा। तो एक्चुअली में मुझे डायरेक्टली लिखना चाहिए, नेट फोर्स की वैल्यू लिखना चाहिए 2f कॉस थीटा, 2f कॉस थीटा। यही आ गया, इसी को सॉल्व करना आगे आ जाएगा। 2f cos थीटा, व्हाट अबाउट f, f क्या था, f देखना इधर क्या था, बताओ यही तो f है, और f है क्या, k q स्मॉल q अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, लिखा यहां पे, देखो हमें क्या करना, आई एम जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ एसएसएल। डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, try to find net force on that displaced position and check whether that net force is directly proportional to x or not। इतना सिंपल काम है, ठीक है। अब उसको काम करने का तरीका क्या होगा, मैथ से ही है। तो देखो हमने क्या किया, एफ नेट, अब ध्यान से देखते रहना, कुछ नहीं है, 2f। बताओ f को मैं डायरेक्टली अगर ये लिख दूं तो किसी को शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोल दो, देख लो ध्यान से, के क्यू क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्ज का प्रोडक्ट इंटू के अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कर दिया। बताओ 2f लिख दिया हूं मैं, अब मुझे क्या लिखना है, cos थीटा। इस ट्रायंगल को देखें सभी लोग गौर से, एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। क्या होती है, बेस। और ये क्या है, हाइपोटेनस। कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ हमें cos थीटा चाहिए, cos थीटा क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितनी है, x, हाइपोटेनस कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली यहां तैयार है, लिख दिया हमने, बेस कितनी है, x, तो x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया 2f cos थीटा। लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी यहां पे, ये आ जाएगी 2k/q/x। थोड़ा इसको नीचे देखना थोड़ा गौर से। बताओ इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगी, क्या बचेगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पे क्या एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ है क्या, और बेस सेम तो पावर है। ये 1 प्लस हाफ कितना, 3/2, और 1 प्लस हाफ 3/2। तो क्या डायरेक्टली मैं अगर नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर अगर मैं 3/2 लिख दूं तो कोई इशू नहीं होना, नहीं, सिंप्लीफाई करना है। अब ऊपर में लिखा 2k/q/q इंटू एक्स, ये स्पेशल केस है, इसी को तो देखना है। बताओ यहां पे x को क्या करना होगा, x इज वेरी वेरी लेस देन a, यहां पे नहीं है, इस डायग्राम में तो नहीं है, इट इज नॉट एज पर द स्केल, लिखा होगा डायग्राम के नीचे, द डायग्राम इज नॉट एज पर द स्केल, तो ये भी नहीं है वैसा। लेकिन हमें मालूम है कि x इज वेरी वेरी स्मॉल देन a, ये a है। बताओ यहां पे अगर ये कंडीशन जैसी फुलफिल्ड होगी कि x से वेरी वेरी ग्रेटर है a, तो बताओ क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, a स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर का जब पावर होगा 3/2 तो 2 से 2 क्या हो जाएगी, क्या बचेगी, a क्यूब। आगे ना a क्यूब, वहां भी क्या आया था, a क्यूब। तो नेट फोर्स जो है बताओ क्या आ गई, 2k/q/x
एक्स अपॉन क्या आ गया ए क्यू। पीछे वाले नेट फोर्स को देखो तो वहां क्या आया था 4k क्यू एक्स अपॉन ए क्यू। ये आया है 2, बोला ना 4 2 का 1 आएगा, अभी 2 आया और नेक्स्ट सिस्टम में क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो याद करना भी आसान हो जाएगा। तो देखना बताओ ओमेगा की डायरेक्टली वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। ओमेगा हमें पहले से मालूम है क्या होता है k बाई एम। क्या होता है k बाई एम। तो k क्या है k इज दिस कांस्टेंट, दिस ये पूरा k है, ये पूरा k है। तो k की जगह पर रख लेते हैं 2k अपॉन ए क्यू और इसको मास से डिवाइड करोगे तो ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू देखेंगे कोफिशिएंट ये 2 है और x तो ये फोर्स जो है x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली चीज। दूसरी चीज बताओ इस पार्टिकल को इस चार्ज को ऊपर डिस्प्लेस किया था और नेट फोर्स किधर लग रही है नीचे, क्या अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट भी है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है। मतलब ये कौन सी केस है एसएचएम परफॉर्म कर रही है और अगर एसएचएम परफॉर्म कर रही है तो उसकी ओमेगा की वैल्यू इतनी और ओमेगा को ही क्या लिख लेंगे 2 पाई बाई टी। तो यहां से टाइम पीरियड भी सॉल्व हो जाएगी। बोलो क्लियर है। अब देखेंगे कि अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी तो फिर ये बॉडी किस तरह से बिहेव करने लग जाएगी, देखना बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करने लग जाएगी। इसी का जो एक्सटेंशन है वो आईटी एग्जाम में आया हुआ है। केसेस नहीं पूछा, केसेस को जो है बोला कि एक्स जो है नेग्लिजिबल नहीं है। सब लोग सोचते थे क्या भाई एक्स जो है नेग्लिजिबल होती है ए के रिस्पेक्ट में, एक्स को कंपेरेबल दे दिया ए के रिस्पेक्ट में। एक क्वेश्चन तो ये बन गया, मतलब एक्स और ए आपस में क्या है ऑलमोस्ट इक्वल है। उसने क्वेश्चन क्या दे दिया एक्स जो है ए से भी बहुत बड़ा है, तो फिर क्या कंडीशन होगी उसको डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कर लेते हैं। केस 2 जल्दी से नोट करेंगे, तुम समझ चुके हो तो इसको जल्दी से नोट कर सकते हो विद इन 1 मिनट।
हो गया होगा। तो देखेंगे इधर, देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन जो है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है कि जो x की वैल्यू है वो a से क्या है, नेग्लेजिबल है, तभी जब है, तभी है उसी कंडीशन में हम SHM डिस्कस कर पा रहे हैं। नहीं, अब देखना इधर, हो गया नोट। अब सिचुएशन को देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। देखो ये एफ नेट की वैल्यू एक्चुअली ये आई थी, सभी लोग इधर देखेंगे, देखो एफ नेट की वैल्यू ये आई थी, हमने फिर क्या किया, यहाँ पे इस कंडीशन को अप्लाई किया, तो ये अब अपने आप जो है फिर इसको हमने ये सॉल्व कर लिया। लेकिन फिर से वही चीज यहां भी अप्लाई हो रही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है अगर ए के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल नहीं होगी तो एसएचएम की केस नहीं होगी। तो इसमें भी नोट करके लिख लेंगे, इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नेग्लेजिबल, if displacement is not negligible, then charge particle, क्योंकि यहां चार्ज की बात कर रहे हैं, then charge particle बताओ क्या करेगी, केवल ऑसिलेट करेगी बट एसएचएम नहीं करेगी, will oscillate but not perform एसएचएम। ऑसिलेट तो करेगी लेकिन एसएचएम परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो दैट इज वेरी क्रूशियल स्टेप, इस अप्रोक्सीमेशन को हमें यहां देखना होगा। अब इधर देखेंगे सभी लोग, देखो इसमें 3 केसेस हैं। पहली केस, अगर x वेरी वेरी लेस है a से, ध्यान से सुन लेना, तो एसएचएम हो रही है। अगर x जो है नेग्लेजिबल नहीं है, मतलब a के कंपेरेबल है, तो फिर उस केस में इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर ये नेट फोर्स ये आ जाएगी और वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, और अगर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो ऑसिलेट तो करेगी लेकिन एसएचएम नहीं करेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखना नेक्स्ट केस, लुक हियर। अब हमने क्या किया, इसी केस को मैं यहां बता रहा हूं। जैसे मान लो ये था, ये पार्टिकल, ये चार्जेस क्या थे, Q और Q। जब ऐसा सिचुएशन है और हमने पार्टिकल को बताओ क्या अभी डिस्प्लेस किया था, अलोंग द इक्वेटर डिस्प्लेस किया था। मैं इधर कर दे रहा हूं, ये भी इक्वेटोरियल लाइन ही है, नीचे भी। हमने इस पार्टिकल को, समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो आईटी में क्वेश्चन आया था वो क्या आया था समझना। ये इस चार्ज को जो अभी मीन पॉइंट पे थी उसको हमने क्या किया, इसको इक्वेटोरियल लाइन पे डिस्प्लेस किया। थोड़ा डिस्प्लेस के डिस्टेंस को देखना, इस पार्टिकल को यहां डिस्प्लेस कर दिया, ये आ गई -Q, पहले यहां थी अब यहां आ गई। बता दो, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है अपना, कितना है ये? इस बार x जो है a से वेरी वेरी क्या है, लार्ज, ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन है इस बार x फार ग्रेटर देन a, तो ये बताओ इसका जो अभी फॉर्मूला देखा था एफ नेट का, डिस्प्लेस पोजीशन पे जो फॉर्मूला आई थी वो क्या आई थी, 2k q x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर, बोलो यही आई थी ना? थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन आया है नेट फोर्स, तो ये आ गया। देखो इस नेट फोर्स से हमने फिर इसको नेग्लेक्ट करके लिखा था 2k q x अपॉन a क्यूब, तो ये मैं तभी लिख पाया था जब कंडीशन क्या थी, x इज वेरी वेरी लेस देन a। लेकिन यहां पे क्या है, x इज फार ग्रेटर देन a। इस केस में तुम बताओ, अब जो है थोड़ा इसको देखो, बताओ इस पर कौन नेग्लेक्ट होगा, a नेग्लेक्ट होगा। मतलब अगर a बहुत छोटी है तो उसका a का स्क्वायर और छोटी। बताओ a स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो एफ नेट का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगी। एफ नेट का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगी 2k q x अपॉन, अब बताओ x क्यूब हो जाएगी और ये x क्यूब हो जाएगी, तो इस x से कैंसिल होगी तो क्या हो जाएगी, x स्क्वायर हो गई। देखना ये स्टेप को, ये आ गई x स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगी 2k q अपॉन x स्क्वायर।
थोड़ा इसको गौर से देखें सभी लोग, इस फॉर्मूले को नोट नहीं करें, वेरी क्रूशियल स्टेप, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो ये एफ नेट हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को देखो थोड़ा, इस रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करो। ये रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, देखना, एफ नेट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, के बोलो, यही दिख रहा है ना? बताओ ये है क्या? दो चार्ज के बीच में फोर्स को कैसे निकालते हैं? के Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। बताओ क्या लिखा हुआ? टू के 2Q Q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तो Q था और Q था, दोनों जो है एक चार्ज पे ऐसे लग रहे हैं कि क्लोज आ चुके हैं, और इसकी नेक्स्ट डायग्राम कुछ इस सिचुएशन के लिए ऐसी बनने वाली है, ये यहां, और ये दोनों बताओ क्या हो गए? 2Q हो गए। अरे स्माइली नहीं है, ये 2Q है, ठीक है, और ये 2Q है, और यहां से बताओ ये जो है ये चार्ज कितनी है? -Q है, और ये डिस्टेंस कितनी है? बताओ, दो चार्जेस अगर x डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको देखो थोड़ा, वही आ रहा है। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट लेंथ, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए की वैल्यू से फार ग्रेटर हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये दोनों चार्ज जो है एक ही चार्ज पे, एक ही पॉइंट पे क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए हैं दोनों एक ही पॉइंट पे, और ये दो 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं, और उनके बीच का फोर्स ये आ जाता है। यही क्वेश्चन है, बोलो क्लियर हो गया सभी को? देखो ये सारे जितने भी केस है ना, यहां मैथ से सॉल्व हो रहा है। कौन बड़ी है उसके अकॉर्डिंगली किसको नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट कर दो, अपने आप जो रिजल्टेंट आएगी उसको एनालाइज कर लो। बोलो क्लियर है कि नहीं? बहुत इजी भी है, एनालाइज करना ही तो है। और ये तुम्हें खुद पता होगा, तुम खुद सोचो, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि a इज इक्वल टू एक्स, a इज इक्वल टू एक्स, तो क्या करोगे? यहां पे भाई a की जगह पे क्या रख दोगे? x रख दोगे, सॉल्व कर लेना, आगे आ जाएगा आंसर। अगर कोई नई चीज भी आती है तो उसको हम इस पोजीशन में है तो उसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल याद करके गए 4KQ अपॉन AQ इंटू एम, 4 2 का 1 और 1 2 का 4, इतना ही तक वैलिड नहीं है, तो ऐसे ही हो गया। अरे ये तो ऐसे ही हो गया, नहीं होता है कि एड्स आ गया कि चलो भाई ये ट्रेलर हो गया, लेकिन एग्जैक्टली हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे लाया हुआ है। अगर मैं केवल ये लिखा था कि याद कर लो ये 4 इतना होता है, तब तुम उस पोजीशन में कुछ कर नहीं पाते, अगर अच्छा क्वेश्चन आता तो। लेकिन अभी हम पोजीशन में है कि हम सारे उस छोटे छोटे क्वेश्चन को या नए क्वेश्चन को उस पोजीशन में है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे अलग से, एक केस 3 राइट डाउन, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करना और इसके बाद ये ड्रॉ कर लेना। ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों चार्ज कहां पे आ गए हैं? एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गए हैं, तो उस केस में ये 2Q और Q के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आया हुआ है, और मैथमेटिकली ये दिख भी रहा है, तो इसको केस लिख लेंगे। इफ, ये लिख लें, इफ x इज फार ग्रेटर देन a, देन के बाद ये डायग्राम, और इसको नोट करें जल्दी से।
डन। याद करो इलेक्ट्रोस्टैट जो स्टार्ट किया था, तो नोट हो गया। लेट अस क्विकली समराइज द थिंग। इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया था तो हमने पहले स्टार्ट किया था चार्ज से, और चार्ज को डिफाइन किया था कि चार्ज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कब, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ठीक है, ये चार्ज को डिफाइन किया था। उसके बाद चार्ज के हमने क्या किया था, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बताओ क्या क्या था। नंबर 1 क्या था, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और चार्ज को क्वांटाइज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, Q इक्वल्स टू Ne। क्या था, Q इक्वल्स टू Ne। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज neither created nor destroyed, it is transferred from one place to another या one body to another, ये बताया था। फिर बताओ क्या बताया था, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, बताया था। और बताओ क्या बताया था, चार्ज क्या है, इनवेरिएंट है। क्या बताया था, इनवेरिएंट। और इनवेरिएंट का मतलब होता है कि स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। बॉडी की अगर स्पीड बढ़ती जाएगी तो उस पर पाई जाने वाली चार्ज कांस्टेंट ही रहेगी, वो चार्ज अनचेंज रहेगी। तो इस तरह से प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने चार्ज डेंसिटी को डिस्कस किया था कि भाई चार्ज डेंसिटी जो है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिफाइन करते थे, रो से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से। बोलो क्लियर हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। उसमें क्या क्या था, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन ने बोला था कि दो बॉडीज को आपस में रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाती है, लो वर्क फंक्शन टू हाई वर्क फंक्शन। याद है सभी को। फिर उसके बाद बोला था फ्रिक्शन में अपोजिट और इक्वल चार्ज डेवलप होते हैं दोनों बॉडीज पे, ये भी बोला था। अरे याद है ना। फिर उसके बाद कंडक्शन में आ जाओ। कंडक्शन के लिए बताओ क्या फिजिकल कांटेक्ट मस्ट है क्या, बिल्कुल। और बताओ कंडक्शन में होती क्या है, चार्ज जो है ट्रांसफर होती है, कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक होती रहती है, जब तक दोनों बॉडीज की पोटेंशियल सेम ना हो। बोलो याद है। और V इक्वल्स टू लिखा था KQ/R, और यहां से Q को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बोला था। और बोला था कि Q को जो फाइनल चार्ज होगी वो R के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, R के डायरेक्ट रेशियो में। याद है सभी को। उसकी रेडियस अपॉन टोटल रेडियस इनटू दैट टोटल चार्ज। और बोलो याद है। फिर इसके बाद इंडक्शन। इंडक्शन के लिए हमने बोला था कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है और कोई चार्ज बाहर से नहीं आती है, चार्ज का प्रैक्टिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बोला था ना। और याद करो इंडक्शन के लिए एक फॉर्मूला, क्या, Q डैश इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 - 1 अपॉन ER। क्या था फॉर्मूला, Q डैश इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 - 1 अपॉन ER। ER क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर कितनी होती है, वैक्यूम की 1 और मेटल्स की इनफिनाइट। याद करो मेन चार्ज से कभी क्या इंड्यूस चार्ज ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकती है, इक्वल। किस केस में, जब मेटल्स डालते थे। जब मेटल्स को हमने डाला था, इंसर्ट किया था दोनों चार्ज दोनों बॉडीज के बीच में, तो उस केस में क्या हो गई थी, वो चार्ज मेन चार्ज और इंड्यूस चार्ज आपस में क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। बोलो क्लियर हो गया। तो ये पार्ट हमने यहां तक देखा था, चार्ज से रिलेटेड चीजें। ये था इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट 1। ये क्या था, पार्ट 1। पार्ट 2 स्टार्ट किया था कूलम फोर्स से। क्या से, कूलम फोर्स से। और कूलम फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या था, K/Q1 Q2 अपॉन R²। और क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ पे है कि नहीं, एक्सटेंशन है कि नहीं उसका, बिल्कुल है। ठीक है। उसके बाद याद करो, उसके बाद हमने देखा था कूलम्स लॉ पे बोला था कि जो K होती है वो मीडियम सेंसिटिव कांस्टेंट होती है। याद है सभी को। और उसके बाद हमने फिर क्या देखा, बोलो भाई, कूलम्स वाले में क्या आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या देखा था। फिर उसके बाद हमने जो है वो, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या बोला था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से अनअफेक्टेड होती है, यही बोला था ना। और बोला था कि जो नेट फोर्स होती है वो सारे फोर्सेस का क्या होता है, वेक्टर समेशन होता है। क्या होता है, वेक्टर समेशन। उसके बाद प्रिंसिपल के बाद हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम। क्या डिस्कस किया,
इक्विलिब्रियम में पहला बताओ क्या था, सस्पेंडेड बॉल सिस्टम। क्या था उसमें, हम लोगों ने 8 केस देखे। सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में 8 केस देखे। उसके बाद हमने किसका देखा इक्विलिब्रियम, पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज का बताओ इक्विलिब्रियम का बेसिक लाइन क्या था, उस पॉइंट चार्ज पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0। उसके बाद देखा पॉइंट चार्ज सिस्टम का इक्विलिब्रियम, बताओ उसमें क्या बोला था, सिस्टम के हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद इक्विलिब्रियम के बाद हमने देखा नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, देखा ना नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। बताओ स्टेबल क्या था, अगर ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आए वापस से रिगेन करने की कोशिश करे उसको स्टेबल, अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन अनस्टेबल, अगर उसी डिस्प्लेस पोजीशन पर रह जाए तो न्यूट्रल। ये हो गया। उसके बाद हमने फिर क्या किया, उसी इक्विलिब्रियम में एसएचएम को लाया। भाई एसएचएम में बोला कि अगर एक्सियल लाइन पे अगर जाएगी, पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं और अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हो तो हमें इक्विलिब्रियम मिल रही थी। इक्वेटोरियल लाइन पे इक्विलिब्रियम नहीं मिल रही थी। उसके बाद हमने देखा कि जब Q और स्मॉल q अनलाइक चार्जेस होंगे, बताओ इक्विलिब्रियम कहां मिल रही थी, स्टेबल, इक्वेटोरियल लाइन पे। और दोनों केसेस के लिए हमने एसएचएम को डिराइव किया। बताओ फर्स्ट केस के लिए एसएचएम के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या आई है, √4kq अपॉन a³ इंटू m। बताओ नेक्स्ट केस जहां पे Q और स्मॉल q अनलाइक चार्जेस थे, उसके लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, 2kq अपॉन a³ इंटू m। रूट भी लगेगा, नहीं रूट भी लग जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया पार्ट 2 कंप्लीट। उसके बाद पार्ट 3 हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग नेक्स्ट पे करेंगे। तुम्हें भी चैप्टर्स जो है इस तरह से 5 मिनट में रिवाइज करने आना चाहिए। अगर चीजों को स्मार्टली करोगे तो चीजें आसान भी लगेंगी और चीजें बहुत सिस्टमेटिक भी लगेंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने लग जाओगे तो जब इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट हो जाएगी तो हो सकता है तुम्हारे एक कॉपी में इलेक्ट्रोस्टैट आ भी ना पाए पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट। अब इसके रिलेटेड जो चैप्टर है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। पोटेंशियल इसी में देख लेंगे, कैपेसिटेंस, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसके बाद सर्किट प्रॉब्लम्स। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज कमिंग अप। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, इस तरह रिवाइज करना चाहिए। और ये भी ध्यान होना चाहिए कि हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है नहीं, तो इस चीजों को ग्रिप में करने के लिए तुम्हें इस तरह से रिवीजन करना चाहिए। मैंने बोला था कि जैसे पार्ट 2 कंप्लीट होगा वी विल रिवाइज लाइक दिस। जैसे अब पार्ट 3 कंप्लीट होगा तो फिर पूरे चैप्टर को 5 मिनट रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा माइंड स्ट्रांग होता है। माइंड को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको याद करो इक्विलिब्रियम को, तो माइंड सोचेगा कि चलो याद कर ही लेते हैं, इतना दबाव क्यों झेलेगा, नहीं तो याद कर ही लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा तुम्हें ऐसा नहीं कि पहले कॉपी उलट कर देख रहे हैं चार्ज, हाँ चार्ज जो है क्या है, फिर उसका चाय ले लिए, तो इस तरह से तुम्हें 6 दिन लग जाएंगे केवल चार्ज पढ़ने में, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखें, ध्यान रखें और थोड़ा सा इस तरह से रिवाइज करो, इंटरेस्टिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।